नमस्कार, उत्तराखंड उदय में आज आपका स्वागत है। हमारे साथ है कर्नल कोठिया जी और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। एक कुंभ के बाद दूसरा कुंभ, चुनावी कुंभ, उसकी तैयारियों के बीच इन्होंने हमको समय निकाल के दिया अपना। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, आप उत्तराखंड ने देश को जवानी दी और पानी भी दिया और उसमें आपका भी योगदान रहा और आपके यूथ फाउंडेशन के माध्यम से आपने अन्य युवाओं को तैयार भी किया उसके लिए। तो जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे उसके बाद आपका यूथ फाउंडेशन किस तरीके से कार्य करेगा? देखिए, यूथ फाउंडेशन तो एक नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल एक ट्रस्ट है जो कि हमारे पॉलिटिकल करियर में और यूथ फाउंडेशन का जो बीच में दोनों चीज़ें हैं वो तो नहीं रहेगी। लेकिन यूथ फाउंडेशन एक इंडिपेंडेंट यूनिट बन गई है जो हमने ही बनाई है और वो हमेशा जैसे कर रहा है उस तरीके से और करता रहेगा। यूथ फाउंडेशन से क्योंकि हमने सीखा है कैसे रोजगार के मॉडल बनाने की, वो हम गवर्नमेंट में जब आएंगे तो हम जगह जगह इस तरीके के मॉडल और बनाएंगे और एम्प्लॉयमेंट के जरिए बढ़ाएंगे। कर्नल साहब, आपकी छवि पूरे उत्तराखंड में बहुत अच्छी है। एक तरीके से आपको कहते हैं दूसरा खंडूरी जी का नाम दिया जा रहा है आपको, तो उसके लिए मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी छवि इतनी अच्छी होने के बावजूद आपने आम आदमी पार्टी को क्यों चुना? आपने इंडिविजुअल चुनाव क्यों नहीं लड़ा? तो इंडिविजुअल चुनाव का तो कोई दुख नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं कि हम उत्तराखंड में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। अगर इंडिविजुअल चुनाव लड़के आप कहीं पे कहीं विधायक भी बन जाते हो तो इतना बड़ा जो ये पॉलिटिकल या डायलीमा चलता है या डिसीजन मेकिंग हमेशा हो ही नहीं पाती है। आप इंडिपेंडेंट ना कुछ नहीं कर सकते। और ये आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसने एक अपने को नए तरीके से 9-10 साल में प्रूव करके दिखाया दिल्ली जैसी जगह में। और क्योंकि जो मॉडल उसने प्रूव करके दिखाया है वही उत्तराखंड की जरूरत है, उन्हीं को इससे अच्छे तरीके से समझ करके आम आदमी पार्टी को यहाँ पे इनकरेज करवाना चाहते हैं नवनिर्माण में, कैसे उत्तराखंड में उनका योगदान होना चाहिए इस पार्टी को। कर्नल साहब, मैंने कई जगह आपकी रैलियों में सुना है कि कर्नल साहब जो है आपका उनके सीने में 2 गोलियां, शरीर में 2 गोलियां अभी भी हैं और कर्नल साहब जो है बहुत ईमानदार छवि के हैं, तो इसलिए आप उनको वोट दीजिए। तो ये गोलियों का और ईमानदार छवि का आपस में क्या संपर्क है? नहीं, ये तो जो बोलते हैं उनसे पूछा जाए। हम अपनी सारी तनख्वाह जो है, शादीशुदा है नहीं, अपनी सारी तनख्वाह कहीं ना कहीं समाज के काम पे लगाते हैं। ईमानदारी की तो मैं कह नहीं सकता हूँ क्या परिभाषा होती है, लेकिन हमें ये पता है कि कोई हमें हमारे विचारों पे खरीद नहीं सकता है। हमें कोई किसी तरीके से जो हमारी सोच है उसे तोड़ नहीं सकता। जो गोलियाँ हैं वो अलग चीज़ है, क्योंकि हम फेमस रहे हैं काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में। हमारे शरीर में 2 स्प्लिंटर है, अभी भी है, एक बाई थाई में एक राइट हिप में, जो कि हमेशा ही रहेगा। कर्नल साहब, आप जो है दिल्ली मॉडल तो यहाँ पे उत्तराखंड में लेके चुनाव लड़ रहे हैं और मेरे ख्याल से दिल्ली में शायद 200 यूनिट फ्री है बिजली और 4 रुपये यूनिट है। अगर हम उसमें 200 1 यूनिट हो जाता है तो आपका 804 के रुपये बिल आ जाता है यूनिट का। तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि आप बिजली का कम इस्तेमाल करो और पानी की भी यही समस्या है? नहीं, दिल्ली में दिल्ली तो खरीद रही है बिजली, उसके बाद में सिर्फ फ्री दे रही है। उत्तराखंड में तो बिजली पैदा होती है। टिहरी डैम यहाँ पे है जिससे कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो टिहरी डैम का जो बिजली से जो रेवेन्यू आ रहा है वो उत्तराखंड को तो कुछ भी नहीं मिलता है। वो मैक्सिमम जो है वो यूपी को मिलता है, जिसके बावजूद कि टिहरी डैम जो है उत्तराखंड की ज़मीन पे है। यहाँ तो ये हद की बिजली है और इसमें मतलब 300 यूनिट जो बिजली है फ्री, मतलब बिल्कुल फ्री है। तो 300 यूनिट में कोई भी पेमेंट नहीं आएगी। आप उत्तराखंड को जो है अध्यात्म नगरी और योग नगरी की तरह किस तरीके से तैयारी करते हैं इसके लिए? उत्तराखंड में वो सब आज जो आध्यात्मिक भावना से इंसान को जोड़ती हैं, हिंदू आध्यात्मिक भावना से, वो सारी की सारी आज उत्तराखंड में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ की ज़मीन देख लो, हिमालय के नाम से ही ना लोग कहते हैं ऋषि मुनियों का निवास है यहाँ। लोग बड़ी अच्छी भावना से यहाँ पे आते हैं और आकर के उनको सुकून, एक अच्छा एहसास भी होता है। गंगा नदी, यमुना नदी, सबसे पावन नदियाँ वो यहाँ पे हैं। यहाँ पे मंदिर फेमस हैं, 4 धाम सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो एक जिसमें कहते हैं शक्ति है मंदिरों में। फिर उसके बाद में और इलाकों में चक्राता में देखो मासू देवता के 4 मासू, कहीं नरसिंह देवता के मंदिर है, कहीं पे न्याय के कुलजू देवता, यहाँ पे धारी देवी, सुबह एक रूप होता है, दिन में एक रूप होता है, शाम को एक रूप होता है। ऋषिकेश खुद एक योग नगरी है।
ये जो अपना हरिद्वार है, कुंभ नगरी है, भारत जो देश है नाम पे पड़ा है, भरत राजा के नाम पे, उनका गणवाश्रम यहाँ पे कि उनका जन्म हुआ था गोरद्वार में। पांडव जब स्वर्ग गए थे तो यहीं से गए थे, सतोपन स्वर्ग को यहीं से। यहाँ वो सारी आध्यात्मिक जो एक फीलिंग होती है वो है। साथ में ये है कि क्योंकि जब हम इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से बनाएंगे, एक सेटअप बनाएंगे, तो उसमें ना लोगों को और जानकारी होगी, लोग अच्छे तरीके से आएंगे, उनको मूल सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। यहाँ पे वापस जाएंगे तो और लोगों को भी इंकरेज करेंगे यहाँ आने के लिए, और यहाँ का रोजगार भी बढ़ेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और क्योंकि आध्यात्मिक भावना यहाँ पे है तो इसको तो हमें हर हालत में मनाना ही चाहिए। करण साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उत्तराखंड में चुनाव से पहले हर साल एक समस्या रहती है रोजगार को लेके और पलायन को लेके, और हर इंसान चाहता है कि मैं अपने माँ बाप के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ रहूँ। मगर पहाड़ों से ऋषिकेश पहुंचा और ऋषिकेश से फिर दिल्ली पहुंच गया, तो रोजगार की व्यवस्था किस तरीके से करेंगे और पलायन किस तरीके से रोका जाएगा? देखो, अगर हमने रोजगार की व्यवस्था अच्छी कर दी, हमने हेल्थ गांव में जाकर के अच्छी सुविधाएं दे दी, स्वास्थ्य की, शिक्षा की सुविधाएं दे दी, तो पलायन तो काफ़ी हद तक अपने आप ही रुक जाता है। क्योंकि पलायन का तो मेजर कारण ही ये हो रखे हैं। अब बात है रोजगार की, उत्तराखंड में तो रोजगार की ना इतनी सारी मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल है। यहाँ पे टूरिज्म को ही देख लो, एडवेंचर टूरिज्म है, डिजास्टर टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, होम स्टे टूरिज्म है, स्पिरिचुअल टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है। यहाँ पे वो अगर आप देखो जो यात्री आते हैं, जो लोग आते हैं, वो वैसे ही आकर्षित होते हैं। थोड़ा सा हमने सिस्टम को क्रिएट करना है, जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्राम को ऐसे बनाना है कि खाली दिखाने के लिए ना, वो एक युवा की जो स्किल्स होती है, जो उसके अंदर जो खासियत है, उसको ना और होनअप करे। और अगर होनिंग हो जाएगी उसकी स्किल की, तो रोजगार तो अपने आप ही बढ़ेंगे। इसके अभी हम मॉडल लेके आ रहे हैं, एक कैंपेन के तौर पर हम समझाएंगे कि रोजगार कैसे हम हर घर में एक आदमी को रोजगार का तरीका, और युवाओं को कैसे मोटिवेट करके, सिखा करके अपने आप ही सेल्फ जनरेशन रोजगार के और अच्छे तरीके बनाने के सिस्टम बताएंगे। कर्नल साहब, मैं काफ़ी टाइम से ग्राउंड में हूँ और कहीं ना कहीं आपसे मैं बहुत अहम सवाल है, कहीं ना कहीं आपको घेरा जा रहा है दिल्ली के मामलों में। दिल्ली से 200-300 किलोमीटर दूर एक युवक को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसने दूसरे समुदाय को गाय का मांस खिलाया। फिर उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए और अमित नाम का एक युवक था जो NIA में था, और उसको भी मारा जाता है। फिर JNU में जो है आपका हिंदुस्तान से टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, उनका समर्थन पे केजरीवाल जी गए, जबकि अमित के लिए और दूसरा दिलीप नेगी, उनके लिए क्या 1 रुपया भी दिया, बाकी अन्य जगहों पर सरकारी नौकरी का वादा भी किया गया और 1 करोड़ रुपए का भी वादा किया गया। नहीं, आप जो बोल रहे हो ना, ये सब वो है, किसी IT सेल ने डिस्टॉर्टेड खबरें बना रखी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के जो स्टेटमेंट्स हैं, तो बिल्कुल मतलब एक फौजी भी सुनेगा ना तो वो कहेगा कि ये तो वाकई में देशभक्ति वाले स्टेटमेंट है। बात है, आप जो नेगी की बात कर रहे हैं, दिलबर नेगी नाम है, दिलबर नेगी बॉडी गढ़वाल के थे। दिलबर नेगी वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगों में मारे गए। लेकिन तो बैकग्राउंड देखो, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए कैसे, किस तरीके से शहीद बाग में लोग बैठे थे, उनको उठाने के लिए एक स्पीचेस देनी शुरू हुई, उसके बाद दंगे हुए, दोनों समुदाय के लोग मरे। दिलबर नेगी के केस में तो बल्कि जैसे आप कह रहे हैं पैसे की बात, दिलबर नेगी जो जिस जगह में था, एक मिठाई की दुकान में, वहाँ का पार्षद वो था ताहिर हुसैन, जेल बंद है, वो आम आदमी पार्टी का था। ताहिर हुसैन का सबसे बढ़िया दोस्त कौन होता था? कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा जी की जो अपना ऑफिस था वो ताहिर हुसैन के घर में था। अब ये चीज़ें तो किसी को पता नहीं है। कपिल मिश्रा जी अब आम आदमी पार्टी से BJP में चले जाते हैं, बोलते हैं चीज़ें, तो लोग सोचते हैं कि बस यही है सारी कहानी। आम आदमी पार्टी ने एकदम से ताहिर हुसैन को हटा दिया। अगर दिल्ली के बारे में लोगों को पता है तो दिल्ली का यूनिट टेरिटरी है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, मतलब पुलिस, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स, गवर्नेंस के जो और अथॉरिटीज होती हैं वो केंद्र सरकार के पास है। अब दंगे होते हैं, पुलिस ही नहीं आती। अभी भी आप देखो, दंगे तो फरवरी 2020 में हुए थे, अभी भी वो चल रही है कहीं इसमें कोर्ट में कि किस तरीके से इन दंगों में पुलिस पीछे रुक गई, चीज़ें सामने नहीं आ पा रही है। अब ताहिर हुसैन तो एक खाली पार्षद था आम आदमी पार्टी का, लेकिन उससे पावरफुल कौन होगा? पार्षद के बाद कौन होता है? आपसे ही पूछ लो। विधायक होते हैं और बहुत सारे हैं। विधायक हो गया, वहाँ का विधायक कौन था किसी को भी नहीं पता। वहाँ का विधायक थे मोहन सिंह देश, जो कि उत्तराखंड के थे।
और वो फिर भारतीय जनता पार्टी है। तो सारे विषय क्योंकि ये ना नैरेटिव बनाए गए। मोहन सिंह बिष्ट को किसी ने क्वेश्चन भी करा, पुलिस मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी के पावर में थी। अब उसके बाद में दिलवर नेगी जब खत्म हो जाते हैं तो कपिल मिश्रा जी 3 लाख रुपए देते हैं उसको। हमारे जो यहाँ पे मंत्री जी हैं गणेश जोगी जी, उनकी लड़की नेहा अच्छी है, डायनामिक यंग यूथ, वो भी कहीं से इकट्ठा करके 1 लाख रुपए देती है। उत्तराखंड सरकार 5 लाख रुपए देती है, टोटल हो गए 9 लाख रुपए। आम आदमी पार्टी 10 लाख रुपए देती है। अब चलो मान लिया कि आम आदमी पार्टी ने दिखाने के लिए दिए कि सबसे ज़्यादा देंगे, लेकिन मेरे को तो ये पता है कि जब मौत होती है ना, दिलवर नेगी की मौत जल के हुई। 2 तरीके की मौतें बड़ी खतरनाक है, जल के और पानी में डूब करके। क्योंकि मैं फौज में रहा हूँ और कई बार जब पाकिस्तानी अफगानी टेररिस्ट आते हैं तो उनको तोड़ने के लिए कई बार जब मतलब ह्यूमन राइट वायलेशन भी बोलेंगे इसे, लेकिन फिर भी टॉर्चर करा जाएगा। तो ये कई बार ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं। अब क्या हुआ कि वहाँ पे एक जगह मिंटो थी दिल्ली में, वहाँ पे क्या हुआ, पानी भरा हुआ था। तो एक टेम्पो ड्राइवर लेकर के आता है, यह दिलवर नेगी की केस से 3 महीने 4 महीने की बात। वो आता है, पानी में अंदर घुसता और डूब जाता है और मरता है। 3 दिन के बाद उसकी बॉडी मिलती है, वो भी उत्तराखंड का है, उसका नाम है कुंदन सिंह, पिथौरागढ़ का। अब उसको तो खत्म हो गया, वो उसको कॉम्पेंसेशन देने के लिए ना कपिल मिश्रा जी आए, ना नेहा जोशी आई और ना उत्तराखंड सरकार आई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसको भी 10 लाख रुपए दिए। तो नैरेटिव ना कुछ और होते हैं, कुछ और बना दिए जाते हैं। आप दिलवर के घर में उसके पिताजी बेचारे बीमार रहते हैं, उसकी जो माँ है वो बिल्कुल ठेठ जो अच्छी पहाड़ की जो ताकतवर औरतें होती है वो होती है जो काम करती है। 2 भाई हैं, एक भाई दिलवर के साथ ही था जो गाजियाबाद में काम करता था, उसकी तरफ तो कोई नहीं देख रहा है। उसका जो छोटा भाई है, अब उसकी उम्र भी ज़्यादा होती जा रही है, कहीं ना कहीं ऐसे रहेंगे। तो ये खाली गेम खेलने के लिए बनाई जाती है चीज़ें। हकीकत हम पार्टियों को समझना चाहिए कि हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना। कन्हैया साहब, अभी ये सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे जी के आंदोलन को कैप्चर किया, आपकी साफ छवि होने के लिए कारण से आपको अपने साथ ले गया, उसके बाद जिस तरीके से अन्ना हजारे जी को उस एक तरफ किया, उसी तरीके से आपको एक तरफ कर दिया जाएगा। अब ये तो कोई इसमें लॉजिक ही नहीं है, कहीं पर भी कोई लॉजिक नहीं दिखता। अगर हम अच्छे माने जाते हैं और हमको एक देखा जाता है कि हम बाकी में उत्तराखंड नव निर्माण के लिए कर सकते हैं चीज, ये तो आइडेंटिफिकेशन है। ये केजरीवाल ने आइडेंटिफाई करा, ये तो खासियत है। कैप्चर कुछ भी नहीं करा है। अन्ना हजारे जी का एक जो आंदोलन था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसमें सारे लोग जुड़े हुए थे, फिर समझ में आया लोगों को कि बदलाव लाने के लिए तो सरकार में जाना पड़ेगा, आंदोलन से ही चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। उसको देखते हुए सरकार में जाने का तरीका क्या था, पॉलिटिक्स। तो एक पॉलिटिकल पार्टी बनी आम आदमी पार्टी। उस आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल ने इतना बढ़िया मॉडल बना के दिखा रखा है दिल्ली में, जहाँ पे कि बीजेपी और कांग्रेस की दवा की लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई, वहाँ पे साफ कर दिया दोनों, और 2 बार तो साफ कर रखा है। इसका मतलब लोग समझदार हैं, तो लोग तो देखते हैं ना, खाली लोग सुनकर के तो नहीं चलते। लेकिन कई बार रोकने के लिए केजरीवाल जी जैसों को अलग अलग कहानियाँ बनाई जाती हैं, अलग अलग तरीके से उनको हाईलाइट करा जाता है। ये तो चलेगा, लेकिन उत्तराखंड में भी जो जनता है, मैं तो देखता हूँ समझदार है और वो आइडेंटिफाई करती है। वो कई बार सोचती भी है, जैसे ऐसे झूठे नैरेटिव बनाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे तो सच्चाई को ही समझती है। साहब, जैसे पहले दिल्ली में जब चुनाव हुए थे तो मजबूरन की तरह आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ा। अगर त्रिकोणीय मुकाबला अगर बनता है त्रिकोणीय, तो आप किस तरीके से इसको हैंडल करना चाहेंगे? कांग्रेस बीजेपी का गठबंधन नहीं हो सकता। कोई अगर इंडिपेंडेंट कोई जीत के आता है, इंडिपेंडेंट जीते हुए को जरूर अपने साथ में ले सकते हैं। लेकिन अभी तो पार्टी जिस तरीके से राइज कर रही है, पार्टी आ रही है पावर में, कोई कुछ दिनों में और सर्वे होंगे, वैसे चलेंगे तो उसको पता चलेगा। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं गोठिया जी को, और बहुत बहुत धन्यवाद गोठिया जी का, जो इन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत।